सोचिए, हमारे संविधान के दिल में ही एक तरह की रस्साकशी चल रही है। एक तरफ है किसी व्यक्ति के अपने अधिकार, अपनी आजादी, और दूसरी तरफ है पूरे समाज की भलाई का लक्ष्य। मतलब एक का हक बनाम सबकी जरूरत। ये एक ऐसा संघर्ष है जो आजादी के बाद से आज तक जारी है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प संवैधानिक खींचतान की कहानी को जरा समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये टकराव आता कहाँ से है। इसकी जड़ हमारे संविधान के दो बहुत ही अहम हिस्सों में है। एक तरफ है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये वो गारंटियां हैं जिन्हें लेकर कोई भी अदालत जा सकता है। कह सकते हैं कि ये हमारी निजी आज़ादी की ढाल हैं। और दूसरी तरफ है निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट है जो उन्हें बताती है कि देश को और बेहतर कैसे बनाना है। मतलब एक हमारी रक्षा करता है और दूसरा देश को रास्ता दिखाता है। और बस यही एक छोटा सा फर्क कि एक लीगली एनफोर्सेबल है और दूसरा नहीं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी संवैधानिक बहसों में से एक की जड़ है। सवाल बिल्कुल सीधा है। जब किसी एक इंसान का अधिकार पूरे समाज की भलाई के रास्ते में आए तो फिर कौन जीतेगा? किसका पलड़ा भारी होगा? तो चलिए इस कहानी के कुछ पन्ने पलटते हैं। ये सच में दशकों तक चला एक हाई वोल्टेज ड्रामा है जिसके मुख्य किरदार हैं हमारी संसद और हमारा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, 1951 में कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, फिर 70 के दशक में संसद ने पलटवार किया और आखिर में 1980 में जाकर इस कहानी में एक नया मोड़ आया। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं 1951 की। चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर कभी मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों में टक्कर होगी तो जीत मौलिक अधिकारों की ही होगी। मतलब इस फैसले ने शुरुआत में ही व्यक्ति की आजादी को सबसे ऊपर रख दिया। लेकिन जाहिर है संसद को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि समाज की भलाई जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए सरकार के हाथ में ज्यादा ताकत होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, संविधान में बदलाव करने की शक्ति। अब बारी थी संसद की और उन्होंने तराजू को निर्देशक सिद्धांतों के पक्ष में झुकाने की पूरी तैयारी कर ली थी। संसद का पहला बड़ा दांव था आर्टिकल 31C, जिसे 1971 में लाया गया, और ये सच में एक गेम चेंजर था। इसने सीधे सीधे कहा कि अगर सरकार समाज की भलाई के लिए खासकर आर्टिकल 39B और C के तहत कोई कानून बनाती है तो उस कानून को इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो बराबरी या बोलने की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों को छीन रहा है। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव था। फिर आया 1976 का 42nd अमेंडमेंट। इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और ये संसद का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक था। इसने तो निर्देशक सिद्धांतों को जैसे सुपर पावर ही दे दी। अब सिर्फ कुछ नहीं बल्कि सारे के सारे निर्देशक सिद्धांत कुछ खास मौलिक अधिकारों से ऊपर हो गए। और इतना ही नहीं, इसमें गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद और पर्यावरण की रक्षा जैसे नए सिद्धांत भी जोड़े गए। ये संसद की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक कदम था। और अब स्टेज तैयार था एक फाइनल शोडाउन के लिए। संसद अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर चुकी थी। अब सारी नजरें, सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। सवाल ये था कि क्या कोर्ट संसद के इस कदम को स्वीकार करेगा? क्या निर्देशक सिद्धांत सच में मौलिक अधिकारों से ऊपर हो सकते हैं? इस दशकों पुरानी जंग का फैसला अब होने ही वाला था। और जवाब आया 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। ये एक ऐतिहासिक लैंडमार्क फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जो निर्देशक सिद्धांतों को असीमित शक्ति देता था। और कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर स्थापित है। मतलब साफ था, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। और इसी फैसले से एक नया सिद्धांत सामने आया, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत आसान है। कोर्ट ने कहा कि भाई इन अधिकारों और सिद्धांतों को दुश्मन की तरह मत देखो। ये दोनों एक ही टीम में हैं और दोनों का लक्ष्य भी एक ही है, एक बेहतर और न्याय से भरा भारत बनाना। इसलिए हमेशा एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जहां दोनों साथ साथ चल सकें, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन ये संतुलन बनाने की लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है आज के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो चलिए देखते हैं कि ये संवैधानिक तराजू आज इस बड़े मुद्दे पर कैसे काम करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा एक निर्देशक सिद्धांत है। ये कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, शादी, तलाक और विरासत जैसे पर्सनल मामलों में एक ही कानून हो। और बस यहीं पर वो सामाजिक लक्ष्य और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच का टकराव एक बार फिर से सामने आ जाता है। और यूसीसी के मुद्दे पर यह संवैधानिक तराजू बिल्कुल साफ दिखाई देता है।
एक पलड़े में हैं इसके फायदे, जैसे राष्ट्रीय एकता और महिलाओं के लिए बराबरी का हक, जिसकी बात खुद सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कर चुका है। लेकिन दूसरे पलड़े में हैं बड़ी बड़ी चुनौतियां, हमारे देश की जबरदस्त धार्मिक विविधता, कुछ राज्यों को मिले हुए विशेष अधिकार, और तो और 2018 में लॉ कमीशन की वो रिपोर्ट जिसने कहा था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों की वही पुरानी क्लासिक टक्कर है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, हमें ये समझना होगा कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच ये जो खींचतान है, ये हमारे संविधान की कोई कमी नहीं, कोई बग नहीं, बल्कि ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, एक फीचर है। तो आज की हकीकत यही है, एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत संतुलन। हमारे मौलिक अधिकार सबसे ऊपर हैं, बिल्कुल, लेकिन वो पत्थर की लकीर नहीं है। समाज की भलाई के लिए उनमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन हाँ, एक शर्त पर, कि संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नहीं बदलना चाहिए। ये एक लगातार चलने वाला एक जिंदा संतुलन है जो हमारे लोकतंत्र को सांस देता है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया के हर लोकतंत्र का है। सवाल ये है कि किसी एक व्यक्ति की आज़ादी और करोड़ों लोगों की ज़रूरतों के बीच वो सही संतुलन, वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसीलिए ये सवाल इतना ज़रूरी है, इस पर सोचना ज़रूरी है।